हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल इनोवेटिव स्टडी एट द रेट माँ पाठशाला। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सीरीज चली हुई है, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स से ही आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले जाते हैं। उन्हीं से रिलेटेड ये सीरीज चली हुई है। जो आज हम कक्षा 8वीं का जो भूगोल की जो पुस्तक है संसाधन और विकास, उसी का जो चैप्टर 3 है खनिज और शक्ति संसाधन, आज हम इसी चैप्टर के जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या कहलाता है। एक तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो वह क्या कहलाएगा? संसाधन, पदार्थ, खनिज या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, ये क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। खनिज ही एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। अगला प्रश्न है, खनिजों की पहचान किन आधारों पर की जाती है? कुछ आधार यहाँ पर तय किए गए हैं, तो किन आधारों पर हम खनिजों की पहचान करते हैं? भौतिक गुण, रासायनिक गुण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खनिजों की पहचान हम करते हैं भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुणों पर के आधार पर ही हम उसकी पहचान करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। पर जो हमारे कुछ भौतिक गुण हैं, जैसे कि उसके रंग, उसका घनत्व कैसा है, ठीक है, उसका रंग, घनत्व और हमारा जो उसकी कठोरता, तो ये सब क्या है? उसके भौतिक गुण हैं। और कुछ रासायनिक गुणों में उसको पहचाना जाता है, जैसे कि उसकी विलेयता के आधार पर। तो ये कुछ भौतिक और रासायनिक गुण हैं। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संरचना के आधार पर क्या किया गया है? खनिजों को कौन से भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोनों, धात्विक और अधात्विक खनिजों में इनको वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। अब जो धात्विक खनिज था और अधात्विक खनिज है, तो उनमें से धात्विक खनिज को भी वर्गीकृत किया गया है। लौह खनिज, अलौह खनिज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक खनिज को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, लौह खनिज और अलौह खनिज में। तो ये दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किन खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है? किन खनिजों में धातु जो होती है कच्चे रूप में होती है? धात्विक खनिजों में, अधात्विक खनिजों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु कच्चे रूप में होती है तो वह होगी धात्विक खनिजों में। कौन से में? धात्विक खनिजों में कच्चे रूप में धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक कौन से होंगे? जो धात्विक खनिज होंगे, क्योंकि उसमें लौह खनिज शामिल होते हैं। तो जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं कौन से होंगे? धात्विक खनिज होंगे। अगला प्रश्न है, किन खनिजों में धातुएं नहीं होती? किन खनिजों में क्या नहीं होती? धातुएं ही नहीं होती हैं। तो कौन से होंगे? धात्विक खनिजों में, अधात्विक खनिजों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हम नाम से ही देख सकते हैं, धात्विक यानी कि धातु से जो बने होते हैं खनिज, जिनमें धातु होती है। तो अधात्विक यानी कि अधातु, जिनमें धातु नहीं होती है, तो वो खनिज अधात्विक खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है, शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है क्या कहलाती है? ठीक है, एक शैल होती है और जिससे खनिजों का हम खनन करते हैं, खोद कर निकालते हैं, वह क्या कहलाएगी? भूपर्पटी, अयस्क, खनिज शैल, इनमें से कोई नहीं। तो वो होंगे अयस्क। क्या होता है? अयस्क होती है। जो शैल में खनिज पाए जाते हैं उसको हम, जहाँ से हम खनिजों को खनन करके निकालते हैं, तो क्या कहते हैं? अयस्क। अगला प्रश्न है,
चूना, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम आदि किन खनिजों के उदाहरण हैं? क्या हैं? चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। तो ये किसके उदाहरण होंगे? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हैं? जो अधात्विक खनिज होता है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ये किसके उदाहरण हैं? ये अधात्विक खनिज के, क्योंकि चूना पत्थर में धातु नहीं, अभ्रक में, जिप्सम में, इनमें धातु नहीं होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा अधात्विक खनिज। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम पृथ्वी के अंदर की शैलों में जो खनिज दबे हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं तो उनकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अयस्क, निष्कर्षण, खनन, इनमें से कोई नहीं। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। क्योंकि जैसे अभी आपने जाना था कि जिन शैलों में खनिजों का खनन किया जाता है उन शैलों को क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। लेकिन जिस प्रक्रिया के द्वारा उनको बाहर निकाला जाता है तो वो क्या कहलाएगी? खनन कहलाएगी। अगला प्रश्न है, खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय सतह को हटाकर ही निकाल लिए जाते हैं। जैसे मान लो हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो ऊपरी मतलब पतली ही सी कम गहराई पर ही उसकी पृष्ठीय सतह पर को ही हटाकर हम बस उस खनिज को निकाल लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विवृत खनन, कूपक खनन, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, जब हम बस पृष्ठीय सतह को ही हटाकर खनिज को निकाल लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? विवृत खनन। विवृत खनन। अगला प्रश्न है, कौन से खनिज अधिक गहराई में पाए जाने के कारण उनको बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है? अब कुछ तो ऊपरी मतलब हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसी में हम पृष्ठीय सतह पर ही कुछ खनिजों को निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत अधिक गहराई होने के कारण उनको निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। तो कौन से ऐसे खनिज हैं? आपके ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये दोनों ही ऐसे खनिज हैं जिनको अधिक गहराई तक खोदकर निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। अभी हमने जाना, इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब विवृत खनन, कूपक खनन, प्रावेधन। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा प्रावेधन। क्या होगा? प्रावेधन कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रावेधन कहेंगे। हमने यहाँ जाना कि जो विवृत खनन है वो तो है कि पृष्ठीय सतह पर ही हम जो है पृष्ठीय सतह पर को ही हटाकर ही हम उनको खनिजों को बाहर निकाल लेते हैं। और कूपक क्या होते हैं? अब आप ये जानेंगे कि खनिज जो गहन वेधन होते हैं, यानी कि जो गहराई तक खुदाई की जाती है, इन्हें कूपक कहते हैं। और ये जो अधिक गहराई में स्थित खनिजों के निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कूपक क्यों बनाए जाते हैं? जो अधिक गहराई में, वैसे तो बहुत ज़्यादा गहराई पर तो पाए जाते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, लेकिन जो इसके जो पृष्ठीय सतह पर है और जो बहुत अधिक गहराई के बीच वाला जो हिस्सा होता है जहाँ वहाँ पर जो हम खनन प्राप्त करते हैं जहाँ वहाँ से, तो उनको किस आधार पर निकाला जाता है, किस तरह से खनन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? कूपक बना करके अधिक गहराई तक निक्षेपों तक पहुँचा जाता है और फिर इसे कूप की खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूप की खनन। और प्रावेधन आप जान गए हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। अगला प्रश्न है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, अब बिल्कुल ही बहुत इजीली जिसको हम निकाल लेते हैं, बस सिर्फ थोड़ी सी गहराई में सतह के निकट ही कुछ स्थित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? विवृत खनन, कूपक खनन या फिर आखनन। तो इसका सही जवाब होगा आखनन कहेंगे, यानी कि जो सतह के निकट स्थित खनिजों को बहुत आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है तो वो कहलाता है आखनन। अगला प्रश्न है हमारा,
जब शैल का रंग नीला प्रतीत होता है तब कौन सा खनिज पाया जाता है? जब हमें शैल का कलर पता लग जाता है कि नीला प्रतीत हो रहा है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा खनिज यहाँ मिलेगा। तो आप यहाँ बताएं कि नीला प्रतीत होने वाला जो शैल का रंग है नीला प्रतीत हो रहा है तो कौन सा खनिज हमें वहाँ पर मिलेगा? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तो इसका सही जवाब होगा तांबा। तांबा हमें वहाँ पर मिलेगा जब उसका शैल का नीला रंग हमें प्रतीत हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक खनिज कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? जो धात्विक खनिज होते हैं वो कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? टाइपिंग मिस्टेक है। आग्नेय। कौन सी है ये? आग्नेय शैल। फर्स्ट नंबर पर जो है हमारी आग्नेय शैल हैं। तो और सेकंड है कायांतरित शैल, और या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक खनिज हमेशा याद रखेंगे आप, आग्नेय शैल और कायांतरित शैल दोनों में पाई जाती हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे हमारी पहले जो आग्नेय शैल हैं, फिर अवसादी शैल हैं, फिर कायांतरित शैल हैं, लेकिन बीच वाली शैल को छोड़ करके आग्नेय शैल और कायांतरित शैल में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानों तथा नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल में कौन से खनिज पाए जाते हैं? जो मैदानों में है और नवीन वलित पर्वतों के जो अवसादी शैल हैं, तो इन समूहों में कौन से खनिज पाए जाएंगे? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी आपने देखा कि जो धात्विक खनिज थे वो हमारी आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, तो जो अधात्विक खनिज होंगे वो अवसादी शैल के जो समूह होंगे वहाँ पर पाए जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा अधात्विक खनिज। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस के कॉकेसस पर्वत प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संसत्र किसके कुछ उदाहरण हैं? धात्विक खनिज के, अधात्विक खनिज के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अधात्विक खनिज। हमें पता है जो चूना पत्थर निक्षेप होते हैं वो अधात्विक खनिज है जिनमें धातु नहीं है। तो फ्रांस के कॉकेसस पर्वत प्रदेश और आपके जो जॉर्जिया और यूक्रेन के जो मैग्नीज निक्षेप हैं और अल्जीरिया के फास्फेट संसत्र किसके कुछ उदाहरण होंगे? अधात्विक खनिज के। और जो हमारा कोयला, जो हमारा खनिज ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम और ये हमारा दोनों ही किसमें हैं? अवसादी सत्र में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? अभी हमने पढ़ा कायांतरित शैल, अवसादी शैल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है? एक ऐसा महाद्वीप है जो विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, या आपका सही जवाब क्या होगा? एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें आधे से अधिक टीन उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, चीन और भारत के पास किसके विशाल निक्षेप हैं? पेट्रोलियम और कोयला, लौह अयस्क, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चीन और भारत के पास जो है हमारा इसका सही जवाब होगा लौह अयस्क के जो है विशाल निक्षेप है चीन और भारत के पास लौह अयस्क के। अगला प्रश्न है, कौन देश विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी देश ही विश्व में टिन उत्पादकों में अग्रणी हैं। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी एशिया महाद्वीप में स्थित देश हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सीसा, एंटीमनी
और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एक ऐसा देश है जो कि सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका सही जवाब होगा चीन एक ऐसा देश है जो सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? एक ऐसा भी देश है जहाँ पर कोई खनिज निक्षेप ज्ञात नहीं है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप किन क्षेत्रों में अवस्थित है? जो उत्तरी अमेरिका है तो जो है खनिज निक्षेप जो है किन क्षेत्रों में अवस्थित है? ग्रेट लेक, ये है लेक ना कि क। लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन, एप्लीकेशन नहीं अपलेशियन, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अपलेशियन क्या है ये? अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसका नाम है कोर्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाएं, कोर्डिलेरा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा इन सभी क्षेत्रों में जो है खनिज निक्षेप अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं जिनका नाम कॉर्डिलेरा है। तो इन सभी में क्या होता है कि खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में कोयले का खनन किस क्षेत्र में होता है? जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर कोयले का खनन कौन से क्षेत्र में होता है? ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन क्या है यहाँ पर? अपलेशियन प्रदेश, पश्चिम की कोर्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाएं या फिर ये सभी। तो कोयला जो है कोयले का खनन कहाँ पर होता है? अपलेशियन प्रदेश में। कहाँ पर? अपलेशियन प्रदेश में कोयले का खनन होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी कोर्डिलेरा में किसके विशाल निक्षेप हैं? जो पश्चिमी कोर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर कौन से निक्षेप हैं? तांबा, सीसा तथा जस्ता, सोना और चांदी या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। इन सभी के विशाल निक्षेप कहाँ पर हैं? पश्चिमी कोर्डिलेरा के जो विशाल निक्षेप हैं इसके तांबा, सीसा और जस्ता, सोना और चांदी, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। मैंने बात की थी कि जो ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश हैं वहाँ पर भी जो निक्षेप पाए जाते हैं मैं बता देती हूँ। वहाँ पर पाए जाने वाले निक्षेप हैं आपके लौह अयस्क, निकेल, सोना, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, आपका यूरेनियम और तांबा का खनन होता है। किसका खनन होता है? तांबा का खनन। तांबा। तो यहाँ पर याद रखें लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा, इन सभी चीज़ों का खनन कहाँ होता है? हमारे उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप है वहाँ पर ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन जो शील्ड प्रदेश हैं, शील्ड प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कौन सा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है? लाल, हरा, पीला, सफ़ेद। तो इसका सही जवाब होगा जो कि हरा हीरा होता है वो एक दुर्लभतम हीरा है। क्या है? एक दुर्लभतम हीरा है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में विश्व की प्राचीनतम, क्या है ये? विश्व की प्राचीनतम शैलें हैं जो कि 430 करोड़ वर्ष
पूर्व बनी, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ही वो बन गई थी। तो विश्व की प्राचीनतम शैलें हैं किस क्षेत्र में हैं? पश्चिमी स्विट्जरलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी रूस, पश्चिमी यूरोप। तो इसका सही जो जवाब होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है विश्व की प्राचीनतम शैलें बन गई थी, और जो कि 430 करोड़ वर्ष पूर्व ही बनी थी, जो कि पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ही बन गई थी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप विश्व में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा, सोना, प्लेटिनम, ये सभी। तो आप सब जानते ही हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है इन तीनों में ही सबसे बड़ा उत्पादक है, तीनों का ही, हीरा, सोना, प्लेटिनम। तो सबसे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है हीरे का, सोने का और प्लेटिनम का। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के कौन से देश सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं? आपको पता है किम्बरले जो आपकी खान है हीरे से ही संबंधित है, और जोहान्सबर्ग को आपका स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो दक्षिण अफ्रीका के कौन से देश सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं जिम्बाब्वे, जायरे, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका जो सोना है उसके उत्पादित देश कौन कौन से हैं उत्पादन करने वाले? जिम्बाब्वे और जायरे। ठीक है, जायरे ये साथ में लिखा जाएगा, जायरे। अगला प्रश्न है हमारा, ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में तेल किन देशों में पाया जाता है? नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, ये सभी। तो ये सभी, इन सभी देशों में जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, वहाँ पर इन तीनों देशों में ही तेल पाया जाता है, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं? ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों में सोने के जो है सबसे बड़े निक्षेप हैं? आपने जाना था कि जो आपके सोने के सबसे बड़े उत्पादित देश जो अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे और जायरे थे, और अभी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हैं जो वो हैं कालगुरली और कुलगार्डी। दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है हमारा जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट पूर्वी अंटार्कटिका में किस खनिज के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है? जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है उसके निकट जो है पूर्वी अंटार्कटिका में किस खनिज के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है? कोयले के, लोहे के, तांबे के, सीसे के। तो इसका सही जवाब होगा लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है, लोहे का। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट पूर्वी अंटार्कटिका में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत है वो कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं पूर्वी अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है हमारा, अंटार्कटिका के किस पर्वत में कोयले के निक्षेपों का अनुमान किया गया है? एक पर्वत है जहां पर कोयले के निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है।
ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर हैं। प्रिंस चार्ल्स पर्वत, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, हिमालय अंटार्कटिक पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में जो है कोयले के निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ओके, तो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। अगला प्रश्न है, उच्च कोटि के लौह अयस्क भारत में किन राज्यों में पाए जाते हैं? जो उच्च कोटि के लौह अयस्क होते हैं, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, गोवा तथा महाराष्ट्र, ये सभी। तो ये सभी इसका सही जवाब होगा। ये सभी, इन सभी राज्यों में जो है लौह अयस्क के, जो उच्च कोटि के लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पर? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी जो है लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत में किस खनिज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत देश जो है वह किस खनिज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत देश बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज या फिर तांबा। तो इसका सही जवाब होगा भारत जो है विश्व में अभ्रक का, किसका? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, अभ्रक खनिज का। अगला प्रश्न है, अभ्रक खनिज भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? जो अभ्रक खनिज है वह भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? एक तो हमें बात पता लगी है अभ्रक से संबंधित है, जो कि यानी कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। और जो अभ्रक है उस जो किन राज्यों में पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा इन सभी क्षेत्रों में जो है, इन सभी राज्यों में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और आपका राजस्थान, तो ये सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य के कोलार में सोने के निक्षेप हैं? एक राज्य है वहाँ पर सोने के निक्षेप हैं, जो कि जगह का क्या नाम है? कोलार। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में, कोलार में सोने के निक्षेप पाए गए हैं। कौन सा राज्य है? कर्नाटक में, कोलार में सोने के निक्षेप हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन किस से प्राप्त किया जाता है? जो कंप्यूटर उद्योग में जो यूज़ किया जाता है सिलिकॉन, तो वह किस से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से, क्वार्ट्ज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा क्वार्ट्ज। इसका सही जवाब होगा क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? यानी कि एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं जिससे हम शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है? बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। जिस अयस्क से हमें पाया जाता है तो उसको क्या कह रहे हैं हम? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है उसके अयस्क से यानी कि बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और जो एल्यूमिनियम का प्रयोग हम करते हैं ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ में, बोतलबंदी उद्योगों में, भवन निर्माण में भी हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। और रसोई के बर्तनों तक में भी क्या होता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत तेज है। तो आपको इनमें से सही कथन का चयन करना है। 1, 2 एवं तीनों, 3, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर बताया गया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, बिल्कुल है।
मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत तेज है। क्या ये सच है? यानी कि ये इसका उल्टा होगा, यानी कि मानवीय उपभोग की दर है जो वो बहुत तेज है और निर्माण की प्रक्रिया धीमी है। तो इसका सही जवाब होगा 1 एवं 2 सही कथन है। अगला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण में सहायक है। जो खनिज हैं उनके संरक्षण में सहायक कौन कौन सी तरीके हैं? खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटा सकते हैं हम, बिल्कुल। धातुओं का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही जवाब क्या होगा? ये दोनों ही प्रक्रियाएं हम अगर अपना लेते हैं तो हम खनिजों का संरक्षण कर सकने में सहायता पहुंचा सकते हैं। यानी कि खनन की जो प्रक्रिया है उसमें बर्बादी को घटा सकते हैं और धातुओं का पुनःचक्रण करके उनका यूज़ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से खनिजों का संरक्षण हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा जिसके ईंधन और जीवाश्म ईंधन दो मुख्य स्रोत हैं, कौन से हैं? एक लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिसके ईंधन और जीवाश्म ईंधन दो मुख्य स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ये परंपरागत स्रोत हैं। क्या हैं? जो एक लंबे समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं और ईंधन और जीवाश्म ईंधन से इसके दो मुख्य स्रोत हैं प्राप्त करने के, तो परंपरागत स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहा जाता है? जब हम कोयले से विद्युत बनाते हैं, विद्युत प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाता है? आतपन, तापीय ऊर्जा, तापन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, कोयले से जब विद्युत प्राप्त की जाती है तो वह तापीय ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है, लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना ईंधन कौन सा है? यानी कि फर्न और दलदल जब पृथ्वी के परतों में दब गई और बहुत ज़्यादा तापमान बहुत अधिक मात्रा में हो गया और बहुत दाब के कारण ये बने हैं, तो वो कौन सा ईंधन है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है कोयला। एक ऐसा ईंधन है जो फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना ईंधन है। अगला प्रश्न है आपका, कोयले को अन्य किस रूप में जाना जाता है? आंतरिक ऊर्जा, अंतर्हित धूप, अंतर्हित प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, कोयला जो है अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि फर्न और दलदल के जो पृथ्वी की परतों में दबने से ये बना और इसी कारण से इसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, धनबाद और बोकारो ये भी झारखंड में हैं, या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा, भारत के जो कोयला क्षेत्र हैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, वो ये सभी हैं। रानीगंज आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, कोयला, और जो आपके झरिया, धनबाद और बोकारो ये झारखंड राज्य में हैं। तो इस प्रकार ये सभी क्षेत्र जो हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। और जो आप विश्व में अगर अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में जानेंगे तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और आपका जो है जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और आपका फ्रांस, ये सभी देश जो है विश्व में कोयला उत्पादक में देशों में अग्रणी है। चीन, यूएसए, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो आप ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के प्रक्रमण में विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं डीजल तथा पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम तथा प्लास्टिक के स्नेहक, या फिर प्लास्टिक व स्नेहक, या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी जो हैं
उत्पाद तैयार होते हैं जब पेट्रोलियम को का जो शुद्ध रूप करने की जो प्रक्रिया चलती है, तो उसके प्रक्रमण में क्या होता है, ये जो हमें विभिन्न तरह के उत्पाद मिलते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक, ये सभी क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं पेट्रोलियम के प्रक्रमण में। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना, गाढ़ा एवं काला द्रव, बहुमूल्य सोना, हीरा या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा काला सोना। जो पेट्रोलियम है और उससे बने उत्पादों को क्या कहते हैं? काला सोना, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम शब्द किस भाषा के शब्दों पेट्रो तथा ओलियम से लिया गया है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रो का अर्थ होता है आपका शैल, पेट्रो का क्या अर्थ होता है? शैल, और ओलियम का तो आप जानते ही हैं, तेल। पेट्रोलियम शैल तेल, इसका सही अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब होगा लैटिन भाषा के जो शब्द हैं पेट्रो तथा ओलियम से जो है लिया गया है पेट्रोलियम शब्द। अगला प्रश्न है कौन सी गैस पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है, जिसे पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन कहते हैं? एलपीजी, सीएनजी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सीएनजी। सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है सीएनजी? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और यह एक पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, तो जो कि पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? जो हमारी प्राकृतिक गैस हैं उसके प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? रूस, नॉर्वे तथा यूके, नीदरलैंड या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी देश जो हैं प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं, रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है हमारा सलल जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में है? जो सलल जल विद्युत परियोजना है वह किस क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है सलल जल विद्युत परियोजना? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब है नॉर्वे। विश्व में जो है पहला देश है जो जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है। अगला प्रश्न है विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? विश्व में जो जल विद्युत उत्पन्न की जाती है उनमें अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी ऐसे देश हैं जहाँ पर जल विद्युत उत्पादित की जाती है और सबसे आगे रहते हैं प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। अगला प्रश्न है भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कौन से हैं? भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी या फिर ये सभी। जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं कौन कौन सी हैं? ये सभी हमारे भारत देश में जल विद्युत केंद्र बने हुए हैं, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर और नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। तो आप ये कमेंट में इन सभी जो ये परियोजनाएं हैं ये कौन कौन सी नदियों के यहाँ हैं और कौन से राज्यों में हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है आज। अगला प्रश्न है किन प्रदेशों के लिए
सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा की जो प्रौद्योगिकी है वह बहुत लाभदायक होगी? शीतोष्ण प्रदेशों के लिए, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लिए। किनके लिए? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लिए जो है सौर ऊर्जा एक उपयोगी प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी जो है बहुत लाभदायक होगी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लिए, क्योंकि वहाँ पर सूर्य जो है सीधा, जो सूर्य की किरणें हैं ज़्यादा पड़ती हैं और वहाँ पर तापमान अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन पाम कौन से क्षेत्रों में स्थित हैं? तटीय क्षेत्रों में, पर्वत घाटियों में, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जो है ये दोनों क्षेत्रों में स्थित होती हैं पवन चक्कियों के समूह। जो समूह से युक्त पवन पाम कौन से क्षेत्रों में स्थित हैं? तटीय क्षेत्रों में और पर्वतीय घाटियों में, जहाँ पर जो है प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पवन पाम किन देशों में पाए जाते हैं? आपने जाना कि जो प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती हैं यानी कि तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में ये जो है पवन चक्कियाँ जो हैं सहायक सिद्ध होती हैं। तो पवन पाम किन देशों में पाए जाते हैं? नीदरलैंड, डेनमार्क, यूएसए तथा स्पेन, या फिर इन सभी में। तो आपका सही जवाब है ये सभी देश ऐसे हैं जहाँ पर पवन पाम जो है पाए जाते हैं। नीदरलैंड, डेनमार्क, यूएसए और स्पेन, ये सभी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त कौन से पदार्थों के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है? देखिए, परमाणु ऊर्जा जो है प्राकृतिक तौर से प्राप्त कौन से पदार्थ के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है? यूरेनियम, थोरियम, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो आपका सही जवाब होगा यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित जो ऊर्जा होती है उसी से क्या प्राप्त किया जाता है? परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, ये दोनों ही ऐसे देश हैं जो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किन राज्यों में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं? यूरेनियम के विशाल निक्षेप कौन से राज्यों में हैं? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, एक और दो, दोनों। तो इसका सही जवाब होगा एक और दो, दोनों, यानी कि राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। यूरेनियम के जो हैं विशाल निक्षेप पाए गए हैं राजस्थान एवं झारखंड में। अगला प्रश्न है, थोरियम विशाल मात्रा में कौन से राज्य के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं? थोरियम विशाल मात्रा में पाए जाते हैं और कौन से राज्य के मोनोजाइट बालू में, मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है आपका केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं थोरियम के विशाल निक्षेप। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं वो हैं और जहाँ पर ये स्थित है उन राज्यों के नाम हैं कल्लप्पकम, तारापुर, कोटा, नरोरा और कैगा। तो इसके आप मिलान कीजिए। तो कल्लप्पकम जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है? कल्लप्पकम। और जो तारापुर है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। कोटा है राजस्थान, और कोटा में जो राजस्थान में जो कोटा के निकट जो राणा प्रताप सागर है वहाँ पर। और जो उत्तर प्रदेश में नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश नरोरा।
और कैगा होगा कर्नाटक। तो इस प्रकार आप याद रखें। तमिलनाडु में जो है हमारा कल्लप्पकम, महाराष्ट्र में जो है तारापुर, कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। तो ये हमारे जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं इन राज्यों में स्थित हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा के उपयोग कौन से हैं? जो गर्म जल के स्रोत हैं उनके रूप में भूतापीय ऊर्जा के कौन कौन से उपयोग हैं? खाना बनाना, ऊष्मा प्राप्त करना, नहाने के लिए प्रयोग में लाना, ये सभी। तो जो गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा के उपयोग हैं ये सभी हैं। खाना बनाना, ऊष्मा प्राप्त करना, नहाने के लिए जो है प्रयोग में लाना। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है? तो इसका जो ऑप्शंस है इसके, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। तो इसका सही जवाब होगा यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का जो है संयंत्र है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? जो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हैं वो कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, लद्दाख में पूगा घाटी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी, दोनों के यहाँ पर जो है ऊर्जा के संयंत्र स्थित है, भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे। तो इसका सही जवाब है, विश्व का जो पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में, फ्रांस में। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं? भारत के किस क्षेत्र में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं? अरुणाचल प्रदेश में, कच्छ की खाड़ी में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है हमारे विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब है कच्छ की खाड़ी में जो है भारत के विशाल ज्वारीय मील क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी में। और अगर वैश्विक तौर पर देखें तो रूस, फ्रांस, यहाँ पर जो है ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं, रूस, फ्रांस में, और भारत के कच्छ की खाड़ी में। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है? उच्च ज्वार भाटा का, निम्न ज्वार भाटा का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा निम्न ज्वार भाटा का। आप याद रखेंगे जब विद्युत उत्पन्न करने के लिए तो हम किस प्रकार के ज्वार भाटा का? निम्न ज्वार भाटा का हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि किसका मिश्रण है? जो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया हैं, जो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है? मीथेन तथा प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। देखिए, जो हमारे जैविक अपशिष्ट होते हैं जैसे कि मृत पौधे, जंतु, जो इनके अवशेष होते हैं, या पशुओं का गोबर होता है, रसोई के अपशिष्ट, जो गैसीय ईंधन जो अपशिष्ट होते हैं उनको किस में बदला जाता है? गैसीय ईंधन में। किस में? जो हमारे गैसीय ईंधन में बदला जाता है। तो फिर क्या है कि इसे बायोगैस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो इसमें गैसीय ईंधन में बदल देते हैं तो इसको बायोगैस नाम से जाना जाता है। और जो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो बायोगैस संयंत्र में जो है अपघटित होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा जो बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है।
तो आप समझ गए होंगे जो जैविक अपशिष्ट होते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। तो ये मिश्रण किसका है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, बायोगैस के लाभ क्या हैं? खाना पकाना, विद्युत उत्पन्न का सर्वोत्तम ईंधन, बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन, या फिर ये सभी। तो इसके सही ये सभी लाभ हैं। बायोगैस से खाना पकाया जा सकता है, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम संसाधन है और बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन होता है। तो ये सभी इसके लाभ हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो आज यहीं पर समाप्त होते हैं। जितने इस लेसन से आपके लिए जो चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं, आपके साथ डिस्कस किया गया है, हल किए गए हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।